वेलकम टू गपसाना टॉकीज। बचपन से एक बात सुनते आए हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। ये उलझन आज और बढ़ गई है। तो खाने की टेम्पटेशन भी बढ़ी है और दूसरी तरफ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ी। इन चीज़ों को जानने समझने के लिए हमने आज अपने बीच आमंत्रित किया है आरुषि शर्मा को। हम देखते हैं कि हर हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन अलग से बैठते हैं और वो पेशेंट के बीमारी और उनके बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कितना ज़रूरी लगता है। जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आपको जो खाने की सजेशंस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके जड़ से वो प्रॉब्लम खत्म हो सके। तो डॉक्टर्स का अपना तजुर्बा है और अपना ज्ञान है जो वो देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आपने बताया फिट एंड क्योर एक स्टार्टअप कंपनी है। क्या मिशन और विजन है इस कंपनी का? आज का यंगस्टर्स जो हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं जो एक्चुअली दवाइयों से शायद सिर्फ सप्रेस हो रही हैं, बल्कि रियल में उनका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा, हर घर पहुंचना है और लोगों को समझाना है कि खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर कोई आजकल जब खाना खाने बैठता है वो ये डर के साथ बैठता है कि हमारा प्रोटीन पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। वो इतना स्ट्रेस हो जाता है खाने का कि खाना जो थाली में है वो हमारे शरीर को लग ही नहीं पाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो आप खा रहे हैं वो ठीक है, बट उस पर हमें ध्यान इस तरह से देना है कि वो अच्छे से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो। मेरा विजन यही है कि हर के घर में सही न्यूट्रिशन की नॉलेज पहुंचाना, हर इंसान को ये बताना कि उनके लिए क्या बेस्ट चॉइसेस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गपसाना टॉकीज। बचपन से एक बात सुनते आए हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। ये उलझन आज और बढ़ गई है। आज जब देश विदेश हर जगह की कुजिन हमारे सामने अवेलेबल हैं, होम डिलीवरी है, जोमेटो स्विगी है, तो खाने की टेम्पटेशन भी बढ़ी है और दूसरी तरफ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। इन चीज़ों को जानने समझने के लिए हमने आज अपने बीच आमंत्रित किया है आरुषि शर्मा को। एक बात मैं कहना चाहूँगा शुरू में, आरुषि भी मेरे आप सबके जैसे एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। तो ये जो मेरा प्रयास है गपसाना टॉकीज में कि ये आम लोगों का खास मंच बने, तो आरुषि उस कड़ी से ही जुड़ी हुई हैं। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। इन्होंने अपने प्रयास से हमारे आपके जैसे संघर्ष कर, मेहनत कर एक मुकाम बनाया है अपनी ज़िंदगी में। ये क्वालिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इन्होंने डाइट और न्यूट्रिशन के स्पेशलाइजेशन के साथ होम साइंस में बीएससी किया हुआ है। फिर इन्होंने न्यूट्रिशन और डाइट के ही जरिए मास्टर्स की डिग्री ली। ये तमाम इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रही हैं। इन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में भी डाइटिशियन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। और हम बात करें तो इन्होंने अपनी डिग्री को और ज़्यादा धार देने के लिए और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। तो एक काफ़ी ब्रॉड एक्सपीरियंस इनका 10-12 सालों का, और ये वैसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हैं जिनका नाम जब मैं इनका प्रोफाइल देख रहा था तब मैं जान पाया। ग्लेनमार्क फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। ये एक ल्यूक कुटिनो होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम है, उससे जुड़ी हुई हैं। तो आइए हम सब मिल के आरुषि जी के साथ चलते हैं गप सेशन में, टू नो द सीक्रेट ऑफ ईट टू बी फिट। स्वागत है आरुषि आपके हमारे इस मंच पे, गपसाना टॉकीज के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। हम सब एक्साइटेड हैं क्योंकि आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है और कई तरह के चैलेंजेस सुनने में आते हैं। लेकिन मेरी एक दुविधा भी बनी रहती है। जैसे पहले हम जब ग्रो हो रहे थे और अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर्स के वहाँ जाते तो देखते थे कि डॉक्टर्स ही उनके डाइट को भी बता देता था कि भाई आप इस समय ये डाइट लें। और आमतौर पे मॉडर्न मेडिसिन में डाइट के ऊपर बहुत ध्यान भी नहीं देते थे। डॉक्टर्स अपनी मेडिसिन दे दिया, बाकी लोग अपनी पुराने नॉलेज से, विजडम से डाइट कंट्रोल करना चाहते थे वो करते थे। अगर कोई वैसी बीमारी है जिसमें डाइट की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है तो डॉक्टर ही बता देते थे। अब आज के दिन हम देखते हैं कि हर हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन अलग से बैठते हैं और वो पेशेंट के बीमारी और उनके बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कितना ज़रूरी लगता है, या एक आज के मॉडर्न लिविंग का एक तामझाम है, एक नया तामझाम क्रिएट कर दिया कि भाई चलो एक डाइटिशियन की भी कंसल्टेशन ज़रूरी होती है आपको अपने
जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जी। मूव कर रहे हैं, तो हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना। जी, जैसे जी। पहले बोलते हैं, जिसका काम उसी को साजे। जी, जी, जी। तो वही चीज़ अब आती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों में समझ आ गई है इस चीज़ की कि डॉक्टर जो दे रहे हैं वो सिम्टम को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ दे रहे जी। हैं। वेराज जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आपको जो खाने की सजेशंस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके जड़ से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जी, सके, जी, जी। ताकि आप समझ पाएँ कि क्या चीज़ आपके खाने में आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ा रही है और किस चीज़ को वो खाने में ऐड करने से आपका वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। जी। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर्स का अपना तजुर्बा है और अपना ज्ञान है जो वो देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, उसके अगेंस्ट नहीं जाते हम कभी भी। बट हाँ, ये है कि कई चीज़ें जिसके बारे में हमें 5 साल पढ़ाया गया, 3 साल बैचलर्स में, फिर 2 साल मास्टर्स में, तो जिस बारे में हमने इतने डिटेल में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर उस चीज़ पे बात करेंगे, उस चीज़ में किसी को गाइड करेंगे, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का यूथ जो है या यंगस्टर्स जो हैं, वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं जो एक्चुअली दवाइयों से शायद सिर्फ सप्रेस हो रही हैं, बल्कि रियल में उनका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो जब वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात आती है तो वहाँ न्यूट्रिशनिस्ट चलिए उस पर हम आते हैं। एक और बात, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, जी, ये दोनों क्या एक ही हैं या दोनों में कुछ फ़र्क है? फ़र्क है डेफिनेटली। तो थोड़ा बताएं कि भाई लोग जी। समझें कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का अलग अलग रोल क्या होता है, अलग अलग परिवेश में या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। डाइटिशियन का मेजरली रोल है कि वो डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। मेजरली आपको हॉस्पिटल सेटअप में मिलेंगे जो आपको खाने के बारे में बता रहे हैं। वेराज न्यूट्रिशनिस्ट वो लोग हैं जो खाने के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताते हैं, जी। आपको एक होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बताते हैं, जो ना सिर्फ आपके स्ट्रेस के पैरामीटर्स के, आपके सोने के तरीकों पे, आपके बॉडी के क्लॉक के बारे में, ये सब चीज़ों का एक अम्ब्रेला के अंदर ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड जी, करते जी। हैं खाने के साथ। तो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते जी, हैं, बिल्कुल। जबकि डाइटिशियन आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से कुछ Absolutely. डाइट रेगुलेशन की बात करते जी। हैं। आपका एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में भी काम करने का रहा है। मैंने शुरू में नहीं कहा क्योंकि बातचीत के क्रम में वो चीज़ें आएंगी। आपने मैक्स हॉस्पिटल को अपनी सेवाएं दी हैं और आप कई जगह स्पोर्ट्स रिलेटेड काउंसलिंग और गाइडेंस उनको दी हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम कर रही थी, जी, वहाँ पे किस तरह के लोग पेशेंट्स आते थे जिनके लिए डाइट के लिए वो रिकमेंड करते थे कि भाई आप डाइटिशियन से? सर हमने एक्ने जितनी छोटी चीज़ से लेके शायद IBS जितनी बड़ी प्रॉब्लम या जी। ऑटो इम्यून जैसे कंडीशंस तक हमने डील करे हैं, एंड इवन कैंसर फॉर दैट मैटर। जी। क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का रिवर्सल भी कर सकता है और एक दवाई की तरह भी एक्ट कर सकता है। हम लोग कई बार ही सोचते नहीं, हमारा मतलब मैं स्पेसिफिकली गट हेल्थ में स्पेशलाइज करती हूँ, जी। तो मेरा तजुर्बा ये है कि जो हम खा रहे हैं अगर वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके बॉडी को लगेगा नहीं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और आप कितने ही सप्लीमेंट्स ऐड कर लीजिए, कितने ही दवाइयाँ ऐड कर लीजिए, उसका सही बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी कंडीशन हो, हमें सबसे पहले अपने गट को ठीक करना, अपने पेट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ध्यान है मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स फॉर दैट मैटर्स बचपन से ही बोलते थे, अगर आपका पेट ठीक है तो आप सब बढ़िया चलेगा आपका। जी, तो वो कंसेप्ट शायद अब लौट के वापस आ रहा है। शुरुआत मतलब जब मैंने शुरू करा था न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, तो हमें सब यही बोलते थे, अच्छा खाने पीने के बारे में पढ़ रहे हैं, चाय बना लेंगे, खाना बना लेंगे। बट अब मैं देखती हूँ लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, उनको इस चीज़ से ऊपर हटके वो समझते हैं कि ये लोग जो हैं वो शायद कुछ ज़्यादा जानते हैं खाने के बारे में। आपने अपने पेरेंट्स की बात बताई कि वो कहते थे कि अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है। एक परगेटिव का ऐड भी आता है, पेट सफा तो रोग दफा। तो ये बिल्कुल काफ़ी वो है, चर्चित है जी। और आपने जो बातें कहीं उसमें आगे बढ़ने के लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें आप काम कर रही थी, फिर वो क्या इंड्यूसमेंट था या व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आप अपना एक सेंटर फिट एंड क्योर जो आपने शुरू किया है उसकी तरफ आई कि मैं कुछ अपना
अलग करूँगी तो इसके क्या चैलेंजेस आपने सोचा होगा कि भाई एक इस्टेब्लिश नौकरी छोड़ के बिल्कुल मैं एक अपना कुछ करने जा रही हूँ, तो इसके अपने चैलेंजेस होंगे, अनसर्टेनिटीज़ होगी, एब्सोल्युटली। तो क्या थे वो चीज़ें आपके दिमाग में? सर 2 साल पहले जब मैंने अपने से कुछ शुरू करने का सोचा, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज शायद मैं यहाँ आपके सामने बैठी होंगी। सच्चाई यही है कि ईश्वर बहुत ही दयालु हैं। जी। उन्होंने सही मार्ग हर समय दिखाया है, बट एक मोटिवेशन सिर्फ इसी चीज़ के लिए थी कि लोगों को हेल्प करना है। जब मैं कॉर्पोरेट सेटअप में लोगों की मदद कर रही थी, तो मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं बड़े नाम के लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जी। जबकि मैं इंडिया के रूट में नहीं जा पा रही। तो फिट एंड क्योर के माध्यम से मेरा गोल ये है ताकि मैं हर घर में पहुंच पाऊं और हर किसी को ये समझा पाऊं कि जो आप खा रहे हो वही आपकी दवाई है और वही आपकी बीमारी का इलाज है। थोड़ा डेविएशन होगा, लेकिन मैं ये बात भी करना चाहूँगा क्योंकि आपने एक अपनी एंटरप्राइज शुरू की है। पहले तो ये बताएं कि ये क्या, किस फॉर्म में, कोई कंपनी है या एक हेल्थ सेंटर टाइप से काम कर रहा है? इट इज़ अ फर्म। इट इज़ अ फर्म, जी, रजिस्टर्ड फर्म है सर। तो कैन वी कॉल इट स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग? यस, एब्सोल्युटली। एक स्टार्टअप ही है हमारा, जहाँ पे हमारी कोशिश यही है कि हम हर घर पहुँचें और इस तरह से पहुँचें कि लोगों को ये समझ आए कि सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये नहीं कहती मैं कि एकदम से आप साधु बन जाएं, वो नहीं पॉसिबल है, बट ये समझिए कि हमें जब हम खाना खाने बैठे तो हमें ये पता होना चाहिए क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। जी। तो अगर उतना भी हमने एक माइंडफुलनेस भी लोगों के अंदर डेवलप कर दी, तो वो भी मुझे लगेगा फिर एक विक्ट्री है। मैंने पिछली बात इसलिए पूछी कि आज एक मेजर इशू है, सब्जेक्ट से अलग हट के मैं जा रहा हूँ आपके न्यूट्रिशन की फील्ड से, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू। और एक जिसे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि कभी एम्प्लॉयमेंट सैचुरेशन नहीं रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू रहा है, जब से मैंने होश संभाला तब से देखा। 70s में तो फिल्में बनी, यंग मैन के रूप में जो हमारे सिल्वर स्क्रीन्स पे एक्टर्स आने लगे थे, उसके पीछे अनएम्प्लॉयमेंट और वो जो पेंट अप एंगर था यूथ के अंदर, वो एक मेजर इशू था। बिल्कुल, आज भी वो इशू है। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में और यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने को आपने इस्टेब्लिश किया है, तो कहीं आपको ये लगता है कि यूथ को आगे बढ़ के इस दिशा में सोचनी चाहिए कि भाई ये जो जॉब का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ये है, अब मतलब एजुकेशन इज नॉट अ मीन्स टू दैट एंड, एब्सोल्युटली, इट लीड्स यू टू समवेयर एल्स और मेनी मोर ऑप्शंस आर बिफोर यू। एब्सोल्युटली। तो आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को, अगर कुछ आपको मैसेज देना हो तो? बिल्कुल सर, मेरा तो यही मानना है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैं अगर बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सेटअप से थे, मेरे लिए भी शायद स्टार्टअप या बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट कहीं ना कहीं इट इज़ नीड ऑफ द आवर। हमें ज़रूरत है कि हम खुद से, अगर मेरे जैसे 5 लोग भी आगे बढ़ के इस चीज़ को शुरू करेंगे तो हम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। आजकल कहा भी जा रहा है ना कि हम अपने यूथ को प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब सीकर्स टू जॉब गिवर्स। एब्सोल्युटली, भाई हम जॉब सीक नहीं करेंगे, हम लोगों को जॉब देने के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं। और हमारे पता नहीं कितने यूनिकॉर्न्स अपने देश ने प्रोड्यूस किए हैं, तो उसमें आप यूथ के लिए, अपने जनरेशन के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। फिर हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। आपने बताया फिट एंड क्योर एक स्टार्टअप कंपनी है, क्या मिशन और विजन है इस कंपनी का? थोड़ी सी तो आपने बताई कि आप घर घर तक पहुंचना चाहती हैं, फिर भी आप इसको एक अलग ढंग से आप। बिल्कुल सर, हमारा मिशन जैसे मैंने कहा हर घर पहुंचना है और लोगों को समझाना है कि खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, जब मैं किसी के साथ कंसल्टेशन में जाती हूँ तो मैं उनको जो एक रिलेशन हमारा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से फूड के साथ ख़राब हो गया है, उसको ठीक करना चाहती हूँ। क्योंकि हर कोई आजकल जब खाना खाने बैठता है वो ये डर के साथ बैठता है कि हमारा प्रोटीन पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा फाइबर जा रहा है नहीं जा रहा है। वो इतना स्ट्रेस हो जाता है खाने का कि खाना जो थाली में है वो हमारे शरीर को लग ही नहीं पाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो आप खा रहे हैं वो ठीक है, बट उस पर हमें ध्यान इस तरह से देना है कि वो अच्छे से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो। एंड जो
सोशल मीडिया पे इतना सारा हवा है हर चीज़ करने की, सब चीज़ हमारे लिए नहीं बनी यहाँ। मतलब मेरा ये मानना है कि शायद 100 चीज़ें होंगी जो आप कर सकते हैं, बट जी। सारी 100 चीज़ मैं नहीं कर सकती। मेरी बॉडी को शायद वो सारी 100 चीज़ें, मेरी बॉडी उस 100 चीज़ों के लिए बनी नहीं है। जी। तो समझना कि मेरी बॉडी के लिए वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जो बेस्ट हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एंड हम इस कंपनी के थ्रू, या मेरा विजन यही है कि हर के घर में सही न्यूट्रिशन की नॉलेज पहुंचाना, हर इंसान को ये बताना कि उनके लिए क्या बेस्ट चॉइसेस हैं। और जब वो मेरे साथ एनरोल हों और मेरे मतलब प्रोग्राम्स के बाद जब वो खुद से अपने न्यूट्रिशन को देखें, तो वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का न्यूट्रिशन ठीक कर सकें। मैं जो आपके क्लाइंट्स रहे हैं उनके फीडबैक के बारे में भी बात करूंगा। थोड़ी बहुत स्टडी मैंने उसके बारे में की है। आपने एक बात अभी कही सोशल मीडिया की, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे ऋषि मुनि हिमालय में जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ पे ज्ञानियों की भरमार है, भंडार है ज्ञानियों का, और हर आदमी सुबह शाम ज्ञान दे रहा है किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, किस तरह की नहीं खानी चाहिए। और उसमें जो हम जैसे लोग हैं वो कोई एक चीज़ या 2 चीज़ पकड़ के उस पर फिर बाकियों को भी ज्ञान देते रहते हैं। बिल्कुल। उस माहौल में मुझे जो लगता है कि एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सर। और मुझे लग रहा है कि आज गपसाना टॉकीज ने आपको आमंत्रित करके इस दिशा में एक बड़ा काम किया है कि भाई लोगों तक सही सूचना मिले, और आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट से बात होते रहनी चाहिए। जो ज्ञान हमें दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, 2 मिनट के रील में दे रहे हों या आधे घंटे के मोनोलॉग में दे रहे हों, हमें नहीं पता है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, कितनी ये कहीं सोशल मीडिया पे ही रिसर्च करके उन्होंने अपने कुछ ज्ञान बटोर लिए हैं। चलिए फिर वापस आते हैं। सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करें तो आजकल एक होड़ सी लगी हुई है। एक तरफ जो सोशल मीडिया पे जो एडवाइस मिल रही है आपको अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए, वो है, और दूसरी तरफ जो मैंने बात कही थी अपने शुरू के वक्तव्य में कि मल्टी क्विजीन के एड्स भी आ रहे हैं साथ के साथ। एक तरफ आपको बर्गर पिज्ज़ा और एक तरफ ये जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं दोनों साथ के साथ सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये होती है उस टेम्पटेशन को चेक करना और इधर से ज्ञान को अपनाना। एक बार मन होता है कि नहीं ये कर लेते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ कोई आई है। और पिज्ज़ा बर्गर तो मैंने ऐसी बात कही, आजकल पता नहीं मैक्सिकन क्विजीन है, लेबनीज क्विजीन है, पता नहीं इटालियन, और हाँ एशियन काफ़ी पॉपुलर है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात जो सामने उभर के आई है ओबेसिटी की। ओबेसिटी एक नेशनल कंसर्न बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने कई स्पीचेज में इसको मेंशन किया है कि भाई ओबेसिटीज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए। और उसमें ये चैलेंजेस हैं जो हमारे बच्चे ओबीस हो रहे हैं या बड़े लोग भी ओबीस हो रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ बच्चे नहीं भागते, हम बड़े भी टेम्प्ट होते हैं। तो उसमें न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि लोगों को गाइड करें कि आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए और आपके जीवन के लिए, साथ में आपके जिह्वा का स्वाद भी बना रहे। तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं ये? सर बहुत मुश्किल होता है हमको ये चीज़ गाइड करना, क्योंकि हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि ऐसा है मैम सब चीज़ें बंद कर दो, लेकिन मैं पिज़्ज़ा तो खाऊंगा। जी। सैटरडे जहाँ आएगा मेरे को बाहर जाना है। हाँ। और कई ऐसे लोग आते हैं जो फीमेल्स 130-140 kgs की हैं और वो हमें पहले दिन ही ये बोल देती हैं हमारा बाहर का खाना मत छुड़वाना, हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए चीज़ें मैनेज करना, ये समझाना कि वो क्या आपके लिए नुकसान कर रहा है, फिर ये बताना कि अगर आप बाहर जाओ तो किस तरह की चीज़ें आप खाओ, क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है। बट ऑब्वियसली वो कंडीशन टू कंडीशन चीज़ें वेरी करती है। बट ओबेसिटी की अगर बात करें तो मेजर कंसर्न रहता है हमारे लिए भी, क्योंकि ओबेसिटी से बहुत सारी डिजीज़ेस जुड़ी हुई हैं। हार्ट हेल्थ, आजकल फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है। ग्रेड 2 इज़ समथिंग जो हर आईटी प्रोफेशनल के आसपास है। बहुत सी ऐसी रिसर्चेस भी आई हैं जिसमें लेटली अभी ये 80% आईटी पॉपुलेशन ही है जो फैटी लिवर से परेशान है, क्योंकि सारा दिन बैठे हैं, खा रहे हैं, कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आज तरह का जिस तरह का हमारा दिनचर्या है, खास करके वर्क फ्रॉम होम वाले सेटअप में बैठे ही रह रहे हैं सारा दिन, तो सबसे पहले तो
ये चेंजेस करवाना बहुत मुश्किल है कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ अगर आप अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देंगे तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके आप बिल्कुल जैसे आपने सोशल मीडिया का बोला, सोशल मीडिया में बहुत ऐसे नामचीन लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आम जनता उनके पास नहीं जा पाती, आती वो हमारे पास है, और फिर हमें बोलते हैं कि प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, हम प्रोटीन क्यों नहीं खा सकते। आप विश्वास करिए सर, 55 ईयर ओल्ड एक फ़ीमेल हमारे पास आई थी और उनका वेट बढ़ता ही चला जा रहा था। जब हमने पूरी चीज़ें समझी तो पता चला कि उनका वो प्रोटीन इतना ज़्यादा लेती थी कि प्रोटीन ही उनकी बॉडी में फ़ैट बन रहा है, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कभी थी ही नहीं। बट उन्होंने सोशल मीडिया पे सुना था कि जैसे जैसे एज करते हैं तो फीमेल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। उनका प्रोटीन कम करा गया एंड इजीली उनका वेट भी ड्रॉप हुआ, उनकी कितनी डिजीज़ कंडीशन रिवर्स हुई। बट उस प्रोटीन को स्टॉप करवाने के लिए हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, क्योंकि वो समझाना बहुत मुश्किल था। मुझे 2 महीने लगे ये समझाने के लिए कि आप प्रोटीन पाउडर्स बंद करिए, वो आपके लिए सही नहीं है। मैं इस पे मैं काफ़ी चिंतित रहता हूँ। ओबेसिटी की हमने बात की, एक तरफ ओबेसिटी को लेके लोग परेशान रहते हैं, दूसरी तरफ जो हमारे फिटनेस कॉन्शियस यूथ हैं या इवन मिडिल एज के लोग भी फिटनेस कॉन्शियस काफ़ी हैं, और उधर ये जो सोशल मीडिया का ज्ञान है, तो आजकल एक होड़ सी लगी है सिक्स पैक, बॉडी मास, मसल स्ट्रेंथ, इसको बिल्डअप करने की। बिल्कुल। और ओबेसिटी ना हो और बाहर की चीज़ें हैं, तो इसमें आजकल एक प्रोटीन सप्लीमेंट आंख मूंद के लोग ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। कितना सेफ है, कितना सिक्योर है किसी के लिए आंख मूंद के सोशल मीडिया से ज्ञान लेके, और एकदम से कार बंद कर दिया, घर का खाना बंद कर दिया, फ्रेश जो फूड है उसको बंद करके आप सीधे चले गए कि भाई मैं तो कार्ब नहीं ले रहा हूँ, मैं राइस और ब्रेड नहीं खा रहा हूँ, रोटी नहीं खा रहा हूँ, तो उसकी जगह पे मैं प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ, एनर्जी ड्रिंक्स पी रहा हूँ। और आपने एक आपका एरिया और है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके बीच भी ये काफ़ी पॉपुलर है। बिल्कुल। सिर्फ जिम से नहीं जुड़ा हुआ है कि जिम वाले प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल। तो उसके विषय में आप बताएं थोड़ा कि कितना सेफ है, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप जानती होंगी कि ये कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हम इसको लेते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बढ़ती उम्र के साथ इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर दिखने लगे। बिल्कुल सर, मैं हमें अभी सिर्फ पॉजिटिव साइड दिख रही है। आपने बहुत से ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ पे सडन डेथ हुई थी जिम में वर्कआउट करते हुए। कार्डियक अरेस्ट पड़ना इन इट सेल्फ सिर्फ इस रीज़न से नहीं है कि हार्ट वीक था, कहीं ना कहीं प्रोटीन और मल्टीपल सप्लीमेंट्स का ओवरडोज होना भी एक मेजर रीज़न है इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों की मतलब जो सडन अटैक्स पड़ रहे हैं उनके लिए। तो इसलिए डेफिनेटली फैटी लिवर भी एक तरह से हो सकता है अगर हम बहुत एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। बहुत सिंपल वेज में मैं समझाती हूँ। हमारी बॉडी में हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है जिसकी मात्रा ऑलरेडी डिज़ाइंड है। आपके हाइट, वेट, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर, एज, इन सब पैरामीटर्स पे डिफाइन होता है। बट कभी भी अगर हम इन चीज़ों से हटके कुछ लेंगे, किसी चीज़ को कम कर दे बिना समझे, बिना किसी एक्सपर्ट के एडवाइस लिए, खुद से अगर हम इनमें ऑल्टरेशन कर लेंगे ये सोच के कि हमारा वेट कम हो जाएगा या हमारा सिक्स पैक्स आ जाएंगे, तो वो हमारे लिए पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो वो हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान करता ही करता है। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन अगर सही से अब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में तो वो आपकी लिवर और आपकी किडनी दोनों को हार्म करेगा। थर्डली आपका गट हेल्थ ख़राब करेगा। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि प्रोटीन, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1 घंटा अपने पूरे दिन में बढ़ा दी है तो हमें अब लगता है कि हम प्रोटीन ले सकते हैं, जबकि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो 1 घंटे का वर्कआउट उतना बड़ा ही नहीं है जितना आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। जिस चीज़ पे हमें शायद काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने गट को ठीक करिए ताकि जो खाना आप अपने पूरे दिन में खा रहे हैं वो अच्छे से आपके बॉडी में यूटिलाइज हो। ऐसे फूड्स इंक्लूड करिए जो आपके खाने को पचाने
में हेल्प करे, जिसे हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, गट गुड बैक्टीरिया जिसमें रहे, फर्मेंटेड फूड हो गए, राइस कांजी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो अगर हम ये इंक्लूड करेंगे, जो एग्जिस्टिंग खाना है उसी में इतना पोषण है जो हमें मिल सकता है, बट हम लोग वेस्ट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उसमें पोषण भी है और स्वाद भी है। पोषण भी है, स्वाद आपने भी है। कांजी की बात की, मेरे मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है। ट्रेडिशनल फूड है ना सर हमारे, बट हम लोग ट्रेडिशन की तरफ कम और वेस्ट की तरफ ज़्यादा फॉलो होते हैं। उड़िया में, उड़ीसा में वो जो बनता है भात, बासी भात को एक अलग ढंग से फर्मेंट करके बनाते हैं। बिल्कुल, ये सब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बाजरे की राब बनती है, हर मतलब मेरे को लगता है हर रीजन में आप चले जाइए कोई ना कोई ऐसी फर्मेंटेड चीज़ होती है। डाउन साउथ राइस कांजी है, यूपी साइड में वो बीटरूट, वो काली गाजर की कांजी बन जाती है। आप आंध्रा साइड चले जाइए या राजस्थान साइड चले जाइए तो बाजरे की राब बना देंगे, रागी की राब बना देंगे। वो सब फर्मेंटेड चीज़ें, मिलेट भी जा रहा है, बैक्टीरिया भी जा रहा है, बट हम वो सब हमें पता नहीं है। हमको प्रोटीन पाउडर पता है, हम वो लेंगे, हमें दवाइयाँ पता है, हम वो लेंगे क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। ऐसा भी तो होता होगा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं या एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं जी, कुछ चीज़ें आपको बॉडी को तो जरूरत से ज़्यादा मिल रही हैं, बिल्कुल, और कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल, वो मिस हो रहे हैं। बिल्कुल। और कोई हर दिन चेक तो करा नहीं रहा, ब्लड टेस्ट करा नहीं रहा कि क्या हमारे ब्लड में या शरीर में किस न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। बिल्कुल सर, डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है आजकल। लोग ना मैग्नीशियम, आपने भी सुना होगा, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के पीछे बहुत दीवाने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि नया ट्रेंड है तो सब फॉलो करते हैं कि नींद अच्छी आएगी, क्योंकि नींद सबकी आजकल खराब हो रही है। बट कोई ये नहीं देखता कि अगर B12 आपकी बॉडी में कम है या आपकी गट हेल्थ अगर ठीक नहीं है, तो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी अगर हम लेंगे तो वो ओवरडोज करेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी, नींद भी बेटर हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम आप ये तो समझो कि डेफिशिएंसी हुई क्यों। हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो है आइडेंटिफाई द रूट कॉज। अपने जड़ को समझो, प्रॉब्लम कहाँ से आई। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक हम सोल्यूशन सही नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए पहले तो ये समझे कि अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो पहले हुई क्यों, ऐसा क्या हम खाने में नहीं ले रहे या ऐसा क्या हम खाने में ज़्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। एक और केस सर मैं आपको बताऊंगी, एक टाइम पे तांबे का पानी पीने का काफ़ी था, है ना, कि सब बोलते थे, डॉक्टर्स भी बोलते थे। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा अच्छी चीज़ है तो क्यों ना ज़्यादा की जाए। हमारे पास एक केस आया था जहाँ पे शी केम टू अस सिर्फ स्टमक एक की वजह से, ठीक है, कि बहुत पेट में दर्द है, बहुत पेट में दर्द है। हमने सब कुछ करके देख लिया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 2 महीने के बाद एक दिन ऐसे ही उनसे पूछा गया, सारी दोबारा जब हमने सब रिकॉल करा पूछने के लिए, तो पता चला कि वो क्या करते हैं, कॉपर की बॉटल में पूरा दिन पानी पीती हैं, और वो एक दिन से नहीं चला रहा, 2 महीने से नहीं चला रहा, 6-7 महीने हो गए उन्हें ये करते हुए, जिसकी वजह से कॉपर जो बहुत ही ट्रेस मिनरल है, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपकी बॉडी में चाहिए, वो उनकी बॉडी में एक्सेस प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी लिवर और उनका स्टमक बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया, जिसकी वजह से उन्हें वो क्रैम्प्स आना और ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही वो बंद करा, शी वाज फाइन, जबकि डॉक्टर्स ने इतनी दवाइयाँ, इतनी चीज़ें दे दी। मैं आज श्योर हूँ कि मेरे गपसाना टॉकीज के दर्शकों को बहुत सारी वैसी बातें पता चल रही हैं जो कि आमतौर पे हम सब, मैं भी मुझे याद है बचपन में मैंने माँ से कहा कि घर में वो तांबे का पुराना जो घड़े की तरह का आता था ना, गागर बोलते थे, गगरा, भोजपुरी में उसे गगरा कहा जाता था, कि गगरा खरीद लो, उसमें पानी रखना तुम लोग, और हम भी आएंगे तो पियेंगे, तुम लोग भी पीना। तो अब जब बात करके लग रहा है कि भाई ये सब चीज़ें जो अदगर गगरी छलकत जाए वाली बात हो रही है कि भाई थोड़ा सा ज्ञान लिया। और गाँव में एक चीज़ मुझे, अब मैं इसको संदर्भ से जोड़ रहा हूँ कि एक जब हैंडपंप होते थे चापाकल, तो उसमें एक फिल्टर लगाया जाता था नीचे जाली, जिससे कि वो कीड़े मकोड़े उसके साथ ना आए या कोई डस्ट पार्टिकल इस तरह की चीज़ें ना आए। उसमें कॉपर की एक थिन ट्रेस होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होता था वो, आमतौर पे पीतल और इसका कई धातुओं का मिक्स होता था, उसमें कॉपर की कुछ लाइनिंग्स रहती थी, कुछ वायर्स कॉपर से बने होते थे। तो मेरे ख्याल से उतना तक तो ठीक था, उतना तक ठीक था। हमें नहीं पता है, हम कुछ भी अपना कहीं पढ़ लेते हैं या कहीं सुन लेते हैं, वो करने लग जाते हैं। उससे हमारे शरीर को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसमें से कौन सी कितनी जा रही है और किन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, किन की कमी हो रही है, ये हम समझ नहीं पाते। और मेरे ख्याल से शायद इतने टेस्ट भी अभी डेवलप नहीं हुए, या हो भी गए हैं तो इतनी जल्दी कोई अपने ब्लड टेस्ट और ये करा के तो जाएगा नहीं। लेकिन इस संदर्भ में एक बात मेरे ध्यान में आई कि आप जब अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, क्लाइंट्स कहना चाहिए या पेशेंट कहना चाहिए, बताएं? क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स से जब डील करते हैं आप, तो क्या अभी
मतलब वो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस पे आते हैं कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करो, या वो अपने आप आते हैं कि हमें फिट एंड क्योर जैसे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, या होलिस्टिक हीलिंग एक आपका कॉन्सेप्ट है, जी। आपने हैप्पीनेस पोर्शन को भी जोड़ा है उससे, तो सुन के आते हैं या किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आते हैं? सर मिक्स रहता है, जैसे कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया या फैटी लिवर हो गया, तो उस केस में आईबीएस हो गया, जी। तो उस केस में डॉक्टर्स भी आजकल सजेस्ट करते हैं कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से कांटेक्ट करिए, क्योंकि उन डॉक्टर्स को भी पता है कि ये थोड़ा सा ये खा लो वो खा लो, उससे नहीं चलेगा, जी, जी, इनको जी। प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो और कई लोग खुद से भी आते हैं क्योंकि उनको अपना जनरली लाइफस्टाइल ही ठीक करना है। तो आज जब हर बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस हैं, वहाँ से आपकी तरफ लोग कैसे आकर्षित होते हैं? आपने ये शुरू किया, मुझे बहुत बड़ी चुनौती लग रही है एक यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कि हर हॉस्पिटल में डाइटिशियंस हैं, जी। न्यूट्रिशनिस्ट का काम भी वही कर देंगे, जबकि आपने बताया कि दोनों में काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल। तो उसमें आपके तरफ लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं कि हमें फिट एंड क्योर जाना चाहिए, भाई हमें ये हॉस्पिटल के डाइटिशियन से काम नहीं चल पाएगा? सर अट्रैक्ट होने का एक ही वो है कि हम लोग होलिस्टिक हीलिंग पे काम कर रहे जी। हैं, हम उनको वो समझा रहे हैं या वो चीज़ बता रहे हैं जो शायद डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे या हॉस्पिटल्स में बैठे डाइटिशियंस नहीं बता जी। पा रहे, क्योंकि उनके पास ओपीडी में इतने लोग हैं, वो हर किसी के साथ आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटा नहीं दे के उनकी प्रॉब्लम नहीं समझते। जी, जी। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो मेरा तो रूल ही यही है कि फर्स्ट कंसल्टेशन जो होगी वो मेरे साथ होगी, जी। और जिसमें मैं कम से कम 45 to 60 मिनट्स लूँगी ही लूँगी, ताकि मैं उनकी सुनूं और फिर समझूं कि क्या जड़ पे प्रॉब्लम है जिसको हमें ठीक करना है, और क्या अप्रोच रहेगी और किस तरह से रहेगी। सिर्फ खाना ही इनके लिए चैलेंज होगा, या स्ट्रेस की वजह से इनका खाना खराब हुआ है, या इमोशनल हेल्थ खराब है, जी। या हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो उस सारे पैरामीटर्स को जब हम एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे उनके प्लान्स बनते हैं, जिसमें सब कुछ रहेगा। खाने के साथ साथ उनकी इमोशनल हीलिंग के लिए कोचिंग रहेगी विद द साइकोलॉजिस्ट, या फिर अगर उनके सेशंस, मतलब अगर लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, काम की बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो योगा के सेशंस रहेंगे, डीप ब्रीदिंग के सेशंस रहेंगे, जिसमें उनको पूरी तरह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट लगेगा अपनी हेल्थ में और रिकवरी लगेगी। तो आपकी इस होलिस्टिक हीलिंग और टीम कंसल्टेशन की बात पे हम आएंगे फिर। बीच में हम बात कर रहे थे ओबेसिटी और उसके साथ जी। लाइफस्टाइल डिजीज और भी हैं। तो आमतौर पे हम डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट कंडीशन, इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं। जी। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ में या लाइफस्टाइल हेल्थ कंडीशंस में और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए? आज की डेट में ऑटो इम्यून कंडीशंस बहुत ज़्यादा जी। हम लोग देख रहे हैं, किसी ना किसी रीज़न से कहीं ना कहीं इतना ओवर स्ट्रेस्ड है हम लोग, स्पेशली यंगस्टर्स। जी। मेरे ख्याल से 25 से 45-50 के एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। जी। कुछ ज़्यादा अचीव करने के लिए हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ हम करके चलते जी। ही हैं, क्योंकि हम इंडियंस को पैसा खूब कमाना है, जी, जी। सबको ही कमाना है, बट हम लोग बाकी लोग शायद हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बट हम लोग हेल्थ को कर देते हैं। तो उस चीज़, इसलिए हमारे इंडियन यूथ जो है एस्पायरिंग यूथ हैं, जी, तो उनके एस्पिरेशंस बड़े हाई होते हैं। बहुत हाई है। जी, जी। इसीलिए तो मेरा भी है सर, डेफिनेटली। मैं मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि शायद मेरा भी डिनर लेट हो रहा होता है, बट मैं ये चूज़ कर लेती हूँ कि ठीक है, आज रात को लेट हो गया है ऑफिस से आते आते, तो अब डिनर नहीं करेंगे, कुछ लाइट ले लिया जिससे पेट भी खाली ना रहे बहुत लंबे समय के लिए, बट एट द सेम टाइम बहुत हैवी भी ना हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे को 10-11 बजे सोना भी है, तो वो हैवीनेस रहेगी तो रिफ्लक्स होगा। तो कमिंग बैक, जो हम लोग बात कर रहे थे, गट ब्रेन एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे गट से कनेक्टेड है। एक नर्व होती है हमारे बॉडी में जिसे हम वेगस नर्व बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन को और हमारे पेट को कनेक्ट करती है। इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जब हम स्कूल टाइम पे एग्जाम होता था तो हमें एकदम से टेंशन होती थी। सबसे पहले क्या होता था, वॉशरूम जाने का अर्ज होता था, है ना, पेट एकदम से पेट में ऐसा लगता बटरफ्लाइज से हो गए। ये सेम चीज़ तब भी होती है जब हम किसी नए इंडिविजुअल से मिल रहे होते हैं, तब भी हमें एकदम से स्ट्रेस होता है, इमोशनली हम थोड़ा ओवरवेल्म होते हैं, तो भी हमारे स्टमक में होता है। तो दिस इंडिकेट्स कि आपका जो ब्रेन है आपके पेट से कनेक्टेड है। नाउ एवरी टाइम जब मैं
मैं ओवर थिंक कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, सही से सो नहीं रही हूँ, तो मेरा ब्रेन जो है वो रेस्ट मोड पे नहीं जा रहा, जिसकी वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है। एंड नाउ द प्रॉब्लम वुड बी कि हमारा जो गट लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली पेट में ही रहने चाहिए वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो ब्लड में आते हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का है वो उसे एज फॉरेन ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है, यानी कि ये सोचता है कि ये बाहर का इंडिविजुअल है, इसे मारो। तो अब हमारी ही बॉडी हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, दैट इज ऑटो इम्यून। इसमें फिजिकल सिम्टम्स किस रूप में दिखते हैं? मोस्टली सर डिपेंड करता है काफ़ी, जैसे थायराइड भी कई ऑटो इम्यून होते हैं, हशीमोटो थायराइड हम बोलते हैं, जिसमें आपका थायराइड खराब या थायराइड ग्लैंड जो आपका ओवर फंक्शनिंग है या अंडर एक्टिव है, वो इस रीज़न से क्योंकि आपकी बॉडी उसको आपके फेवर में वर्क नहीं करवा रही, आपके अगेंस्ट वर्क करवा रही है। तो आजकल तो शायद डॉक्टर्स फिर भी अवेयर हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी अवेयर हो रहे हैं। हम लोग सिर्फ T3 T4 TSH टेस्ट कराते हैं, हमने कभी भी एंटी TPO टेस्ट नहीं कराया। एंटी TPO वो टेस्ट है जो आइडेंटिफाई करवाता है कि अगर मेरा थायराइड बिगड़ा हुआ है तो क्या वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से है या जनरल थायराइड है। ठीक है, तो अगर मेरा एंटी TPO बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स मैं एक ऑटो इम्यून कंडीशन में फॉल कर रही हूँ, जिसका ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर अलग है। मेडिकेशन अगर बात करें तो डॉक्टर्स वही मेडिसिन देंगे जो नॉर्मल थायराइड में देते हैं, बट हम जब डील करते हैं तो हमारा अप्रोच डिफरेंट है। क्योंकि हमको गट को ठीक करना है। जैसे जैसे गट ठीक होती जाएगी, ऑटो इम्यून कंडीशन थायराइड की बेटर होती जाएगी। सिमिलरली मेजरली क्योंकि ये गट से रिलेट करता है, तो कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून कंडीशंस में आपको ये देखने के मिलेगा कि या तो उन्हें वॉशरूम जाने का अर्ज होता है खाना खाने के बाद, या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। कई लोगों को स्किन पे फ्लेयर अप हो जाते हैं, जिसे हम सोरियासिस बोलते हैं या एक्जिमा बोलते हैं। तो ये सारे, एक विटिलिगो भी बहुत कॉमन कंडीशन है। सफ़ेद मतलब सफ़ेद छत्ते से बन जाते हैं शरीर पे, वो भी एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो इन लोगों से जब डिटेल में आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक सिम्टम आपको ज़रूर कॉमन मिलेगा जो कि पेट से रिलेटेड होगा। या तो कब्जी बहुत रहती होगी, या फिर बहुत ज़्यादा लूज स्टूल्स रहते होंगे, या तो मोशन पास ही नहीं होते होंगे, या खाना खाने के बाद ही मोशन पास होते होंगे। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि पेट ठीक नहीं है, पेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपने एक बात बताई कि गट और ब्रेन का बड़ा क्लोज रिलेशन है जी। तो ऐसे कंडीशन में, ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं? नहीं, नॉट रियली। नहीं, नॉट रियली। मोस्टली यही होता है कि इंडिविजुअल के साथ या तो कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, जैसे जॉब चली गई, स्पाउस का कोई भी, मतलब जनरली इट कुड बी सडन डिमाइस, या फिर ये हो सकता है कि सेपरेट हो गए, या जनरली बच्चे सही ट्रैक पे नहीं चल रहे। तो ये सारी चीज़ें जनरल कॉमन है। बट आज के सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हम लोग देखते हैं वो वर्क है। काम का इतना प्रेशर हम लोग ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम दो चीज़ें साथ लेके चल रहे थे, एक ओबेसिटी की हमने बात की, फिटनेस की तरफ ओबेसिटी कंट्रोल करें, दूसरी तरफ फिटनेस की तरफ भी लोग कॉन्शियस हैं, और दोनों में गट इन्वॉल्व है जी। हम क्या अपने गट को दे रहे हैं, क्या डाल रहे हैं अपने गट में। फिटनेस की जब बात आती है, वो वेट रिड्यूस करने की बात आती है, उसमें बहुत सारे वही जो हम कहते हैं ना कि कॉमन फार्मूला सबके लिए सोशल मीडिया पे परोसा जाता है और हम आँख मूंद के उसको अपनाते हैं। तो उसमें कई तरह की बातें आती हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग सजेस्ट करते हैं लोग, GM डाइट है। और आपने एक बात की कि अगर हमारे गट को इनअप्रोप्रिएट टाइम में अगर हमने कुछ ओवरलोड कर लिया तब, या बहुत देर तक अगर एम्प्टी है तब वो आते हैं, रिफ्लक्स होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कहता है कि 16 घंटे तक आप अपने गट को खाली रखिए, और GM डाइट का भी एक अपना कैलिब्रेटेड वो है, तो कितना रेलेवेंट लगता है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? बाकी उनके कॉन्टेक्स्ट में पता नहीं उन्होंने रिसर्च किया हो। मेरा ही मानना है कि अगर कोई भी डाइट अगर 100 लोगों को कराओगे तो उनमें से 100 में से 20% तो ऐसे होंगे ही जिनको वो फ़ायदा दे जाए, और 80 ऐसे हो सकते हैं जिनको वो नुकसान दे। बट वो 20 जो फ़ायदा दे रहे हैं वो उसके बारे में इतना बात करेंगे कि वो 80 ना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जी। तो ऐसा नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे नहीं है, बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन में वो
इंडियन कंटेक्स्ट में खास करके वो सही नहीं रहती। देयर आर क्लाइंट्स जिनको बहुत सूट भी करता है, हम लोग भी 1-2 दिन के लिए करा देते हैं कभी, अगर बहुत ज़्यादा कोई क्लाइंट एम्फोसाइज करते हैं तो। बट एक रेगुलर पैटर्न में उसे हम नहीं देखते, क्योंकि हमने बचपन से किस तरह से खाना खाया है। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके बाद लंच कर लो, फिर उसके बाद डिनर ले लो। हमको आदत है 3-4 घंटे में कुछ कुछ खाने की, है ना। बट अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाए, हर 2 घंटे में अगर आप कुछ खा रहे हैं, वो भी हमारे लिए नेगेटिवली वर्क कर सकता है। बट हाँ, मिनिमम 4 घंटे के बाद, 3 से 4 घंटे के बाद आपकी अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। नहीं तो आईएफ से आपका वेट तो लूज हो जाएगा, ठीक है, कई केसेस में डायबिटीज़ रिवर्सल भी हो जाएगा, बट लॉन्गर रन में ब्लोटिंग एंड एसिडिटी के कंसर्न्स बहुत सिवियर डेवलप हो जाते हैं। हमारे पास हैं ऐसे क्लाइंट्स जो 6-6 महीने आईएफ करके आए हुए हैं, एंड देन अब हमारे पास आ रहे हैं, वो ये बोलते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, बस हमें एसिडिटी होती है। और वो बस एसिडिटी कितनी खतरनाक है वो हम जानते हैं। अभी आपने जो बात कही कि पहले हमें 3 to 4 मील्स पे हमारी बॉडी कंडीशंस हैं, हम सब बचपन से वैसे ग्रो हुए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। बीच में काफ़ी दिनों तक ये चला कि 6 मील्स अ डे, हाँ, जो अच्छे हॉस्पिटल्स, रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करना शुरू किया था कि 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाइए, 2-2 घंटे 2-2 पे घंटे में खाइए। खास करके जो डायबिटिक पेशेंट्स थे उनके लिए तो मस्ट ही कर दिया था। वो सब परेशान रहते थे कुछ लेके अपना ऑफिस में, खास करके जो लोग हैं लंबी मीटिंग्स जिनको अटेंड करनी है। अब अचानक से ये पता नहीं, मेरे ख्याल से 10 साल चला होगा, अचानक से फिर आ गया कि नहीं ये तो बहुत सही नहीं था। सही नहीं है। अगर संभव हो तो 2 मील पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, 1 विद सनराइज एंड 1 जस्ट बिफोर सनसेट। बिल्कुल। तो ये भी आजकल जो हमारे मतलब पेरेंट्स के तो नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में मैंने सुना था जी, बिल्कुल, कि वो सनराइज के साथ ही कुछ लेते थे। एक मेरे मामा जी हैं, अभी भी उनका नियम है, अरे वाह, सुबह 7 o'clock फुल मील चाहिए उनको, और इवनिंग 6 o'clock सनसेट से पहले। सर्दियों में थोड़ा मतलब 6 o'clock उन्होंने किया हुआ है क्योंकि जल्दी शाम होती है। आफ्टरनून में अगर वो कुछ महसूस करते हैं तो वो भुने हुए चने मुरमुरे जो होते हैं, हमारे वहाँ भूजा कहते हैं उसे, या सत्तू हमारे वहाँ बड़ा कॉमन है, तो ऐसा कुछ ले लेंगे। अदरवाइज 2 मील अ डे, एंड ही इज इन 90s, फिट एंड फाइन, आई एम श्योर। या अभी भी सुबह उठ के वो जो बड़े वाले झाड़ू होते हैं, झांगा हम बोलते हैं उसे, उससे अपना पूरा गांव का घर जो है, अरे वाह, लंबा चौड़ा वो है उनका। मैं गया भी था उनसे मिलने 1-1.5 साल पहले। तो सफाई पूरी अपनी करते हैं, कुछ आसन प्राणायाम उनका जो है। मेरे पिताजी भी अभी 6 महीने पहले गुजरे हैं। ही हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 104, और नॉर्मल एक उनका तो ये 2 मील वाला नहीं था लेकिन रेगुलेटेड से ज़्यादा मैं कहूँगा कि रेगुलर थे वो अपने डिसिप्लिन में। मॉर्निंग में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, आफ्टरनून में क्या लेना है, और डिनर में क्या लेना है। तो फिर वापस आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से वो भी बिना किसी एक्सपर्ट के सजेशन के आमतौर पे आंख मूंद के नहीं अप्लाई करनी चाहिए, जो मुझे आपसे बात करते हुए लगा। और इसमें अगर जो डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं, उनके लिए ये कितना सेफ है, कितना खतरनाक है, ये भी समझना जरूरी है, और वो कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा। बिल्कुल। इससे प्रोफेशन से जुड़ी एक और बात जो आपके प्रोफाइल में है, फिर मैं आऊँगा, थोड़े से प्रश्न आपसे पर्सनल भी करूँगा मैं जी। आपने एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन किया हुआ जी। तो ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या है, बाकी कैसे हुआ? पहले तो हम देखते थे जो हमारे फ्रेंड्स एथलीट थे अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज डेज में, तो उनके लिए बस वो सुबह गुड़ और चना खा लेना और 1 गिलास दूध का लेना और शाम में भी दूध का लेना, बस। अब आज ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुआ है जी। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? सर, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की नीड्स और रिक्वायरमेंट और एक स्पोर्ट्स पर्सन की नीड्स और रिक्वायरमेंट में काफ़ी अंतर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हमारे, आपके और मेरे लिए शायद 1600 किलो कैल्स से लेके 1800 किलो कैल्स सफिशेंट है और डिसेंट है। 1 ग्राम प्रोटीन भी हम पर केजी आइडियल बॉडी वेट अगर हम लेते हैं, मोटा मोटा अगर हम लें तो 65 to 75 ग्राम्स के बीच में अगर प्रोटीन लेते हैं तो आपके और मेरे लिए ठीक है। बट यही जब हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हर इंडिविजुअल का
रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाते हैं, गेम स्पेसिफिक हो जाते हैं। अब एक स्विमर को उसकी रिक्वायरमेंट ही प्रोटीन की इतनी बढ़ जाती है क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको मसल्स चाहिए बॉडी में, उनको फैट परसेंटेज चाहिए ही नहीं बॉडी में, क्योंकि जितना फैट होगा उनको आगे बढ़ने में, अपने स्ट्रोक्स लेने में दिक्कत होगी। सेम वेज अगर मैं एक शूटर की बात करूं तो उनको भी अपना एक पोस्चर बना के रखना है वाइल शूटिंग, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो उतना ही खाना खाएं जितना उनकी मसल और उनकी रिकवरी के लिए ज़रूरी है, ताकि उनको वो दिक्कत भी ना हो एंड एट द सेम टाइम वो अपने गेम में कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएँ। अब आते हैं एक टीम स्पोर्ट पे, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, तो इसमें भी कितना बैक टू बैक 2-3 घंटे स्ट्रेट फील्ड पे ही रह रहे हैं, बैक टू बैक अपना वर्कआउट चल रहा है, एंड उस 3 घंटे स्पोर्ट खेलने के लिए उन्हें पूरा दिन एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी करनी पड़ती है, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो जाती हैं। नाउ फॉर दैट रीज़न एक स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल जब उनके साथ डील करता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझता है और प्लानिंग करता है, तो वो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए एक नॉर्मल जो शायद एक न्यूट्रिशनिस्ट जो हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं या एक डाइटिशियन जो हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं, वो अगर एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के कंपैरिजन में बैठेंगे तो दोनों का कभी मेल नहीं खाएगा, क्योंकि ना उन्हें पता कि वहाँ क्या देना है बीमार बंदे को और ना उन्हें पता कि एक एक्टिव बंदे को क्या देना है। तो इसलिए थोड़ा सा दोनों एक्सट्रीम हो जाते हैं, दोनों एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो समझें हम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर इंडिविजुअल के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ ना कुछ ऐसे वाइटामिन और मिनरल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो शायद सप्लीमेंटेशन के थ्रू ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी समझना एक इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे थे शुरू में, आपके प्रोफाइल की बात कर रहे थे, तो उसमें आप के प्रोफाइल में ये आया कि आप ग्लेनमार्क एक्वेटिक फाउंडेशन से जुड़ी रही हैं और फिर ल्यूक कुटिनो होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम के साथ भी आपने काम किया हुआ है। और जब मैं आपके फिट एंड क्योर के बारे में देख रहा था तो ये भी देखा कि एक टीम वर्क है जिसमें आप और जेबा फिरदौस ये 2 न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिर आपके साथ एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो कि वेरी रिच एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट ओवर 50 ईयर्स एक्सपीरियंस ही है, और फिर आपके पास एक योगा एक्सपर्ट हैं, फिर आपने हैप्पीनेस पोषण वाले लोगों को जोड़ा हुआ है जिसमें ध्वनि अग्रवाल और ये आस्था रंगा ये है। तो ये होलिस्टिक हीलिंग में आपने एक टीम होलिस्टिक हीलिंग के लिए क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल सर। इसको कैसे, किस ढंग से आप आगे लेके चलती है? अगर मैं आऊँगा आपके वहाँ कंसल्टेशन के लिए, तो आप मुझे कैसे गाइड करती हैं? टीम एक जगह अवेलेबल रहते हैं, आप लोग एक कोऑर्डिनेटेड वेल कोऑर्डिनेटेड की जब ज़रूरत पड़ी तो वो लोग आ गए, फिर आपके साथ जैसे डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं जो, जी, तो क्या किस ढंग से काम करते हैं और मतलब इन सब लोगों की क्या ज़रूरत है, रोल क्या है? पहले तो हम लोग का मेजरली ऑनलाइन सेटअप है। हमारा फर्म मतलब जो है, जो हमारा स्टार्टअप है, वी आर बेस्ड इन सेक्टर 4 नोएडा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी किसी भी क्लाइंट के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें समझ आने लग जाता है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बेसिस पे ऑन कॉल, जैसे आपने बोला, उनके साथ जो भी रिक्वायर्ड डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं उनको हम कनेक्ट कराते हैं थ्रू ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशंस या थ्रू कॉल्स, या अगर डॉक्टर्स हैं तो उनके पास वो पर्सनली भी जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम उनके साथ डील करते हैं, बट पहले हम फर्स्ट लेवल पे हम ये समझते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनको तकलीफ़ क्या है और क्या चीज़ इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी, तो उस अकॉर्डिंग हम उन्हें गाइड करते हैं। एंड जैसे जैसे हम उनकी हेल्थ के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें भी समझ आने लगता है कि क्या उनके लिए बेनिफिशियल है और कितना बेनिफिशियल है, फिर उसको हम लेवल अप करते जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे शायद इनको साइकोलॉजिस्ट से बहुत मदद मिल रही है। एक हमारे है एक क्लाइंट जिनका इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो जब वो हमारे पास आए थे तो हमें पता था कि अकेले मैं तो नहीं ठीक कर पाऊंगी इन्हें। इमोशनल ईटिंग एक बार थोड़ा क्लियर करें कि वो क्या है? इमोशनल ईटिंग सर वो सिचुएशन है जहाँ पे 3 तरह से होती है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो हम खाने को या तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे या बिल्कुल ही नहीं कंज्यूम करेंगे। तो ये जो क्लाइंट थी हमारी, ये वो उस स्टेज में थी जो बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, और
जी। यही देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा खाना खाना है तो हमें बाहर का खाना चाहिए हमें अब चॉकलेट मुझे चाहिए। याद आ रहा है कि एक कोई सीरियल में देख रहा था या ओटीटी सीरीज था, ध्यान नहीं आ रहा, उसमें एक कैरेक्टर खुशी गुप्ता थी। तो उनको जब वो स्ट्रेस आउट होती थी तब उनको तो फिर जलेबी खाने का जलेबी दिल होता और जलेबी बनाती थी वो। बिल्कुल बिल्कुल यही सिचुएशन, मिठाई हमारे ना जी स्ट्रेस को कम करता है। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जी जाता है, और हमारा कॉर्टिसोल कम होता है हमारे हैप्पी हार्मोन से, जी जो कि मीठा खाने से डेवलप होता है। तो वो मीठे की क्रेविंग उनमें इतनी ज़्यादा थी हमारे क्लाइंट में, जी तो वो टाइम टू टाइम खाती रहती थी। तो हमें ये समझ आ गया कि अकेले मैं तो इनकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जी जी तो मैंने फिर अपने साथियों को कॉल किया जी और उन्हें बोला कि हमें आपकी ज़रूरत है। तो अब ये है कि एवरी मंथ में 2 बार कोशिश हमारी जी होती है कि उनके सेशन आस्था के साथ भी रखे जाएं या ध्वनि के साथ जी रखे जाएं, ताकि वो ये समझ पाएँ कि किस रीज़न से उन्हें ये इमोशनल ईटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। जी एंड सर अब हमारी सिचुएशन ऐसी है कि जिन क्लाइंट की मैं बात कर रही हूँ, जब हमारे पास आए थे तो उन्होंने हमें ये बोला था कि ब्रेड के बिना मैं रह नहीं सकती आरुषि, ब्रेड मत हटा देना, ब्रेड में सिर्फ ऐसे उसके आउटर हटा के सिर्फ ऐसे ही कच्चा खा सकती हूँ। जी जी ठीक है, और वो भी एक तरह की स्ट्रेस ईटिंग ही थी। एंड अब उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज किया था, आरुषि अब मुझे बिल्कुल भी ब्रेड की क्रेविंग नहीं है, आप अगर मेरे प्लान में ब्रेड नहीं भी डालोगे तो मैं ओके हूँ। तो वहाँ से यहाँ तक आने का जो जर्नी है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती जी है, जी बट मेरे जो टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ मेरा कोलैबोरेशंस है वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड उनके हेल्प की वजह से, हमारी गाइडेंसेस की वजह जी। से हम एक होलिस्टिक तरीके से हमारे क्लाइंट्स को एक सही राह दिखा पाते हैं। तो होलिस्टिक हीलिंग को अगर हम इस ढंग से समझने की कोशिश करें कि जिसमें आपके गट हेल्थ और न्यूट्रिशन जी जो बाकी हेल्थ कंडीशंस को देखे, बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस भी मिल जाए, Absolutely. क्लिनिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो जी तो साथ में कुछ जो सचिन हैं योगा एक्सपर्ट जी आपके वहाँ, जी वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज बता दें। जी और सबसे बड़ी बात जो है इमोशनल हीलिंग हो, बिल्कुल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, जिसके लिए आपने ध्वनि और आस्था को रखा हुआ, जी जोड़ा हुआ अपने जुड़ा, साथ। हाँ जी तो ये तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहा और बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मतलब एक चीज़ को छोड़ के हम चलें, दूसरा चीज़ अगर छूट जाए छूट तो जाए। शायद हमारी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये जान के कि शुक्रिया और लोगों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जी आपसे जब मैंने बात शुरू की थी और आपकी कंपनी के बारे में समझ रहा था, तो एक बात छेड़ी थी कि क्या मैं इसे स्टार्टअप समझूं, जी क्या मैं आपको यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में देखूं। तो उसके साथ ही एक जुड़ी बात है कि यहाँ तक किस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो कुछ बातों से मुझे जो जानकारी मिली है, आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, एक लंबे समय तक सिंगल पेरेंटिंग के अंडर रहे हैं आप लोग। आपकी मम्मी का स्ट्रगल मुझे पता है क्योंकि एक फेज़ में वो मेरे साथ जुड़ी रही हैं। तो कुछ आप बताना चाहेंगी उसके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, और उनके सबसे बड़ी बात जो है उनकी हिम्मत के बारे में, जी जहाँ जो आप लोगों को, मतलब कई बच्चों को, 2 बहनों, भाई सबको इस मुकाम तक उन्होंने पहुँचाया है। बिल्कुल सर। थोड़ा इमोशनल है, मैं शायद जान रहा हूँ। जी, इमोशनल तो डेफिनेटली है सर, बट जब आपने बोला तो बिल्कुल एक फ्लैशबैक की तरह सारी चीज़ें याद आ गई। जी जी वो एक जर्नी बहुत मुश्किल थी। एंड आई थिंक आप जैसे बहुत अच्छे लोग जुड़े जिन्होंने मम्मी को वो स्ट्रेंथ दी जिससे वो उस सिचुएशन को और Overcome कर हम पाए। ओवरकम कर पाए और हमें इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए। आई थिंक इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता कि आज की डेट में अगर हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो सबसे पहले हमें पता है हमें किससे फ़ोन करना है। वो हमारी मदर है। टिल डेट शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी हैज़ मेड श्योर कि मेरे बच्चे जो मैंने फेस किया है या जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में रहे हैं वो मेरे बच्चों को नहीं होने जी चाहिए। और साथ के साथ वो करेज और वो स्ट्रेंथ जो उनसे हमें मिलती है, कभी भी उन्होंने हमें ये कमी नहीं फील होने दी कि फादर नहीं है। जी शी स्टूड सो स्ट्रॉन्ग एंड एक पावर की तरह वो हमारे लिए खड़े रहे। और मैं तो आई थिंक मैं तो और छोटी थी, तो जी मेरे लिए थोड़े मुझे और समझने में टाइम लगा कि हुआ क्या था ये। जी। तो उसके लिए उन्होंने मेरे को कभी वो इम्पैक्ट नहीं करने दिया। शी वॉज देयर लाइक अ पिलर। वो हमारे बैकबोन पे इस तरह से आज भी हैं। सैल्यूट टू हर। सल्यूट टू हर, एब्सोल्युटली। एंड थ्रू योर चैनल आई वुड जस्ट से वन थिंग, जी वी लव यू मम्मा। एंड
आप नहीं होते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते. सो थैंक यू सो मच. I also feel great to have you here with us and आपको गपसाना टॉकीज के इस मंच से इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने का अवसर देने के लिए ये मैं गपसाना टॉकीज का सौभाग्य मान रहा हूँ. आपकी मम्मी का मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रतिमा शर्मा जी, जिन्होंने एक मेरा 4 साल का हाईली सेटिस्फाइंग करियर फेज रहा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में, जहाँ पे वो मेरे साथ काम की और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए जिसमें उनका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हरदम. और जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने कहा कि ये एक इस रूप में भी ये पॉडकास्ट में करना चाहूँगा. शायद उस पर एक अलग पॉडकास्ट पूरा का पूरा होगा जिसमें मैं उस जर्नी को भी जानना और समझना चाहूँगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, आम तौर पे ऐसे क्षण कोई भी दोनों में से कोई अकेला पड़ता है तो टूटता है. बिल्कुल सर. तो ये वैसे हर मनुष्य के लिए, वो चाहे माँ हो या पिता हो बच्चों का, उसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होती है. और प्रतिमा जी उन सब के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. तो उस संदर्भ में मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ और मैं अपनी कृतज्ञता, अपना ग्रेटफुलनेस इस रूप में देना चाहता हूँ कि उनकी एफर्ट से आपको इस रूप में मैं इस मंच पे मिल रहा हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. और ये मैं इसे गप सेशन कहता हूँ, नॉर्मल गप करते हैं हम लोग. ये अंग्रेजी शब्द पॉडकास्ट और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद नहीं आती हैं. बहुत अच्छा और यूनिक वर्ड है. और इस गप सेशन का एक जो फॉर्मेट है जी, वो ये है, फ्री फ्लोइंग, फ्री व्हीलिंग गप विदाउट एनी प्रीसेट नोशन और ऑब्जेक्टिव. जी सर. जो बातचीत के क्रम में कुछ अच्छी बातें आ जाए, कुछ वैसी बातें आ जाए जिससे 2-4 लोगों को का एंटरटेनमेंट हो, उनको कुछ सही बात, सटीक जानकारी मिले, जो आजकल इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के चक्कर में हम भटक रहे हैं. जहाँ तक वहाँ कुछ मीनिंगफुल गप हो, और आपस में भी, घर में भी जब लोग गप करें तो कुछ मीनिंगफुल गप करें. बिल्कुल. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला. मुझे पता है कि आपका एक थ्राइविंग प्रोफेशन है, और आई विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द बेस्ट इन योर करियर, एंड विल बी इन टच. एंड आई थिंक इस मंच को आपकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी, तो हम आपको फिर इनवाइट करेंगे एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये अपना स्वरूप बदलते रहती है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. न्यूट्रिशन में जो हम शुरू हुए थे, तब हमारे लिए नॉर्दर्न इंडिया में डोसा, इडली ही एक अलग चीज़ थी, उसी की क्रेविंग थी. हमें तब नहीं पता था कि ये मैक्सिको से और स्पेन से और पोर्चुगल से वहाँ के खाने, वहाँ के डिशेज हमारे पास पहुँचेंगे. बिल्कुल सर. तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत हरदम रहेगी और हम बात करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आरुषि शर्मा के साथ का गप सेशन आज का आप सबको पसंद आया होगा. इसमें बहुत सारी सटीक जानकारी मिली है हमें, आप सबको भी मिली होगी. आज जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का एज है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तमाम तरह की जानकारियाँ, पता नहीं किसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से वो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन आए दिन, डे इन एंड डे आउट, हर तरह की जानकारी, चाहे वो खाने पीने के बारे में हो, चाहे हेल्थ कंडीशंस के बारे में हो, वो जानकारी मिलते रहती है. और हम भी ये मानते हैं कि कोई क्वालिफाइड आदमी ही ये जानकारी हमें दे रहा है. उस संदर्भ में आज आरुषि शर्मा ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट, एनर्जी ड्रिंक्स कितना सेफ़ है, कितना सिक्योर है, या इंटरमिटेंट फास्टिंग, जीएम डाइट, इस तरह की चीज़ों को अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसमें क्यों एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर आदमी का बॉडी जो है हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है. तो आपके अपने शरीर के, बॉडी के नेचर के हिसाब से इन चीज़ों की तरफ जाना है. आप हमारे साथ जुड़े रह रहे हैं, आपका साथ मिल रहा है, और हमारा गपसाना टॉकीज का कारवां बढ़ता जा रहा है. उम्मीद है कि आपका साथ बना रहेगा, आपका सहयोग मिलता रहेगा, और हम इस तरह के गप सेशन में आपसे मिलते रहेंगे. चलते चलते लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों से भी शेयर और सब्सक्राइब करवाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नए गप और नए गपोड़ी के साथ. धन्यवाद.